साल 1998। उस वक्त अफगानिस्तान में धमक रखने वाले आतंकवादी संगठन अलकायदा की नजर 8,500 किलोमीटर दूर पश्चिमी अफ्रीका के एक छोटे से देश सिएरा लियोन पर थी। वजह टेरर फंडिंग। लेकिन सिएरा लियोन जैसा गरीब देश जो 7 साल से सिविल वॉर झेल रहा था, वहां से अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन को पैसा आखिर कैसे मिल रहा था? बात कुछ ऐसी है कि सिविल वॉर के दौरान रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट यानी RUF नाम के एक विद्रोही संगठन ने सिएरा लियोन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से पर कब्जा जमा लिया था। कब्जा किया नदियों की खातिर। दरअसल इस इलाके में बहने वाली नदियों में धूल, मिट्टी और कंकड़ के साथ हीरे भी बहते थे। इधर RUF का इस क्षेत्र पर कब्जा हुआ, उधर ये हीरे भी उसके कंट्रोल में आ गए। मैनेजमेंट का काम मिला इब्राहिम बाह नाम के एक शख्स को। इब्राहिम बाह लीबिया के तानाशाह गद्दाफी का खास, और जो ओसामा बिन लादेन के साथ अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ चुका था। 1998 से 2000 के बीच अलकायदा ने सिएरा लियोन के इन हीरों को सस्ते में खरीदा और फिर इन्हें यूरोप और अमेरिका की ब्लैक मार्केट में महंगे दामों पर बेचा। हबक कर पैसा आया और इस पैसे का इस्तेमाल अलकायदा ने किस काम में किया ये बताने की जरूरत नहीं है। उस वक्त दुनिया के तमाम एयरपोर्ट्स पर डायमंड स्मगलिंग को पकड़ने की भी कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी, इसलिए भी अलकायदा का काम आसान हो गया। लेकिन बात फंडिंग तक ही सीमित नहीं रही। अलकायदा ने इन हीरों का इस्तेमाल पैसे को सुरक्षित रखने के लिए भी किया। 9/11 के हमले से ठीक पहले अलकायदा ने अपने अमेरिकी बैंकों से पैसा निकालकर सिएरा लियोन से हीरे खरीद लिए, क्योंकि हीरे स्टोर ऑफ वैल्यू के साथ साथ करेंसी नोट्स जितनी जगह नहीं घेरते। ये तरीका इतना फुल प्रूफ था और इनोवेटिव भी था कि अमेरिका और यूरोप की जांच एजेंसियों तो छोड़ो, CIA जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी तक को भनक नहीं लगी। अलकायदा के इस तरीके को देखकर धीरे धीरे बाकी आतंकी संगठन भी फंडिंग जुटाने के नए तरीके निकालने लगे और इस तरह दुनिया में टेरर फंडिंग का खतरनाक खेल और भी व्यापक हो गया। आज टेरर फंडिंग के इन्हीं तरीकों पर बात होगी। नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। आर्ट मार्केट का कल्चर बाकी ट्रेड से काफी अलग और जटिल है। इस दुनिया में होने वाले लेन देन में प्राइवेसी और एनोनिमिटी का खास ख्याल रखा जाता है और यही वजह है कि कई खरीदार अपनी पहचान छुपाकर आर्ट पीसेस खरीदते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई देशों में इन ट्रांजैक्शंस पर कोई खास निगरानी भी नहीं होती और इन प्रोडक्ट्स को आसानी से बॉर्डर के पार भेजा जा सकता है। ये बात अपराधियों से पहले भला कौन ही समझ सकता था। लिहाजा धीरे धीरे आतंकवाद की फंडिंग के लिए आसान साधन बनते गए। कैसे, बताते हैं। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने 2022 में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, स्टडी ऑफ द फैसिलिटेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग थ्रू द ट्रेड इन वर्क्स ऑफ आर्ट। इस रिपोर्ट ने बताया कि 2 मुख्य तरीकों से महंगे आर्ट वर्क्स का इस्तेमाल आतंकवाद की फंडिंग के लिए होता है। पहला तरीका, आर्ट के जरिए फंड को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल करना। जब अरबों डॉलर कैश में हो तो उसे संभालना मुश्किल होता है, बड़ी जगह की जरूरत पड़ती है और इसकी हिफाजत करते फिरो, वो बात अलग से। लेकिन अगर इन्हीं पैसों से महंगी पेंटिंग्स खरीद ली जाए तो उन्हें ज्यादा जगह नहीं चाहिए और ना ही उसे छिपाने में दिक्कत होती है। माने कुछ महंगी पेंटिंग्स एक छोटे से सेफ हाउस में रखी जा सकती हैं और पैसे की वैल्यू भी सुरक्षित रहेगी। दूसरा, यूं कहें कि अगला तरीका, इन महंगी पेंटिंग्स को बेचना और उससे मुनाफा कमाना। उदाहरण के लिए, जब इन पेंटिंग्स का ऑक्शन यानी नीलामी होती है तो इन्हें 2 गुने 3 गुने दामों पर बेचा जाता है और पैसे का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए होता है। कभी कभी तो सीधे सीधे पेंटिंग्स का ही इस्तेमाल पेमेंट के तौर पर किया जाता है। सोचिए, कोई आतंकवादी संगठन हथियारों की डील करना चाहता है, वो कैश की जगह महंगी पेंटिंग्स दे सकता है जिसे बाद में हथियार बेचने वाली कंपनी ऑक्शन में बेचकर कैश में बदल सकती है। साल 2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी। इसमें बताया गया कि नजीम अहमद नाम के एक लेबनीज आर्ट डीलर के कलेक्शन को सील कर दिया गया। आरोप ये कि वो हिजबुल्लाह को फंडिंग कर रहा था। नजीम अनोनिमस ट्रांजैक्शंस के जरिए न्यूयॉर्क के आर्टिस्ट से पेंटिंग्स खरीदता, फिर उन्हें दूसरे देशों में भेज देता, जिससे वो अमेरिका में जमा हुए फंड्स को आसानी से लॉन्डर कर पाता। बाद में हिजबुल्लाह इन पेंटिंग्स के जरिए पेमेंट करता। महंगे आर्ट वर्क्स का इस्तेमाल कोलेट्रल की तरह भी होता है। कई फाइनेंशियल संस्थान हाई वैल्यू आर्ट पर कोलेट्रल के तौर पर लोन देते हैं। आतंकवादी या उनके फाइनेंसर्स इस तरह से लोन लेकर पैसों के असली स्रोत को छिपा लेते हैं, जिससे ब्लैक मनी व्हाइट में बदल जाती है। कोलेट्रल वाला सिस्टम आसानी से इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि अमेरिका में कई आर्ट फाइनेंस फर्म्स हैं जो हाई वैल्यू आर्ट को लोन के लिए कोलेट्रल के रूप में इस्तेमाल करती हैं। मतलब इन्हें आप गिरवे रखकर इनके बदले आप पैसा उठा सकते हैं। लेकिन इन फर्म्स पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म जैसे रेगुलेशंस लागू नहीं होती हैं। ये लूपहोल्स एक्सप्लॉयटेशन के लिए रास्ते खोलते हैं।
आतंकवादी संगठन और उनके समर्थकों के बैंक अकाउंट्स पर अक्सर एजेंसियों की पैनी नजर रहती है, इसलिए कई बार इनके ऑपरेटिव्स दूसरे देशों में जाकर एक बिजनेस सेटअप करते हैं, बिजनेस के जरिए व्हाइट मनी जनरेट करते हैं और फिर इसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग में करते हैं। सोचा भी नहीं जा सकता कि किसी साफ सुथरे से दिखने वाले बिजनेस से टेरर फंडिंग हो सकती है। इजराइल की बार इलान यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च पेपर छपा था, नाम द ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेरर फंडिंग। इसमें लिखा था कि 9/11 के बाद जब दुनिया भर की एजेंसियों ने अलकायदा की जांच शुरू की, तब पता चला इन संगठन के ऑपरेटिव्स ने कई बिजनेस सेटअप किए थे और इन्हीं के जरिए टेरर फंडिंग की जा रही थी। कैसे? यूएस कांग्रेस में एक सीनियर एफबीआई अधिकारी ने बताया कि अलकायदा के लोग यूरोप में एक कंस्ट्रक्शन और प्लम्बिंग कंपनी चला रहे थे। इसमें उन्होंने हायर किया बोस्निया में लड़ चुके मुजाहिदीनों को। एक और बड़ी बात खुली कि अलकायदा के स्लीपर सेल्स जर्मनी में सेकेंड हैंड कारों का भी बिजनेस चला रहे थे। इस बिजनेस से होने वाले मुनाफे को हवाला के जरिए आए पैसों के साथ मर्ज कर दिया जाता था। इस तरह न सिर्फ कमाई का नया जरिया बना, बल्कि हवाला के पैसे भी आसानी से वाइट हो गए। ये तरीका इतना कारगर और छिपा हुआ था कि आतंकी संगठनों ने अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और दुबई में अपने एसेट्स तक बना लिए थे। और ये तरीका सिर्फ अलकायदा तक सीमित नहीं था। हिजबुल्लाह जैसे बड़े संगठन भी शेल कंपनियों का इस्तेमाल कर पैसा एक से दूसरे देश को भेजते थे और अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते थे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी वो अपराध जिसे एक संगठित तरीके से अंजाम दिया जाए, जैसे ड्रग्स की स्मगलिंग, ये एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। एक पूरा सिस्टम चाहिए होता है जिसमें ड्रग डीलर से लेकर ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी के अधिकारी शामिल होते हैं। आतंकवादी संगठनों के लिए इस तरह का तंत्र खड़ा करना आसान होता है और इसी कारण ड्रग्स की तस्करी उनके लिए आय का एक प्रमुख जरिया बन जाती है। उदाहरण के तौर पर तालिबान और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप अफीम और हेरोइन की तस्करी में बहुत ही गहराई से शामिल हैं। अफगानिस्तान में तालिबान देश के मैक्सिमम अफीम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। तालिबान की अफीम सप्लाई से ही दुनिया में 80% से ज़्यादा हेरोइन का प्रोडक्शन होता है। अफीम की सप्लाई से इतनी आमदनी होती है कि वो एक बड़ी सेना बना पाया, आधुनिक हथियार ले पाया। तभी तो तालिबान आज एक देश पर हुकूमत कर रहा है और अमेरिकी सेना तक को अफगानिस्तान से निकाल दिया। विवेकानंद रिसर्च फाउंडेशन के एक पेपर के मुताबिक 2000 के दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी के रास्ते व्यापार की शुरुआत हुई थी ताकि दोनों देशों के बीच शांति को बढ़ावा मिल सके। लेकिन आतंकवादियों ने इस मौके का फायदा उठाकर इस रास्ते से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी शुरू कर दी, जिससे कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिला। संगठित अपराध का एक और तरीका है फिरौती, जिसमें किसी व्यक्ति को किडनैप करके उसके बदले भारी रकम मांगी जाती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि यूरोपीय सरकारों और प्राइवेट कंपनियों ने आतंकवादी समूहों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने के लिए लाखों डॉलर की फिरौती दी है। उदाहरण के तौर पर 2007 तक आईएसआईएस ने पश्चिमी देशों से फिरौती के तौर पर $20 मिलियन यानी आज के रेट में करीबन 168 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए। टेरर फंडिंग का एक और बड़ा तरीका है चैरिटेबल ट्रस्ट और एनजीओ की मदद से पैसे जुटाना और फिर उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए करना। माने राहत प्रयासों के नाम पर पैसे इकट्ठे किए जाएं, लेकिन जस्ट अपोजिट काम में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रस्ट और एनजीओ से जुड़े कानून कई देशों में ज़्यादा सख्त नहीं है, इस वजह से इन फंड्स को आसानी से सीमा पार भेजा जा सकता है। द ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेरर फंडिंग रिसर्च पेपर में अमेरिका के उस वक्त के सबसे बड़े इस्लामिक चैरिटेबल ट्रस्ट होली लैंड फाउंडेशन HCF का जिक्र है। अमेरिका में इस फाउंडेशन पर आरोप लगा कि इसके डोनेशन का बड़ा हिस्सा हमास को फंड करने में जा रहा है। हालांकि HLF ने शुरू में दावा किया कि वो फिलिस्तीनी क्षेत्रों में स्कूलों और अस्पतालों जैसे सामाजिक कार्यक्रमों को फंड कर रहा था, लेकिन कोर्ट में ट्रायल हुआ और सबूतों से पता चला कि ये फंड बच्चों को सुसाइड बॉम्बर्स बनने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा था। फंडिंग कैसे भेजी जाती थी? FBI के एक दस्तावेज के मुताबिक HLF ने वेस्ट बैंक और गाजा में ज़कात कमिटीज को पैसा दिया। ज़कात एक तरीके का इस्लामिक टैक्स होता है जो समाज में परेशान लोगों की मदद के लिए इकट्ठा किया जाता है। फिलिस्तीनी इलाकों में कई ज़कात कमिटीज को हमास के एक्टिविस्ट चलाते थे। जब HLF के बैंक रिकॉर्ड्स को खंगाला गया तो पता चला कि फाउंडेशन ने 1997 से 1999 के बीच तुलकर्म ज़कात कमेटी को $70,000 यानी आज के रेट में करीबन 59 लाख रुपए डोनेशन दिया था। इस कमेटी से जुड़े लोग जैसे कि मोहम्मद हमीद और इब्राहिम निर अल शाम्स हमास की लीडरशिप का भी हिस्सा थे। कश्मीर में भी चैरिटेबल ट्रस्ट की मदद से टेरर फंडिंग के आरोप लगते रहे। कुछ रिसर्च पेपर्स दावा करते हैं कि कश्मीर में स्कूल चलाने के नाम पर जो डोनेशंस आती हैं उनका इस्तेमाल अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में किया गया। कुछ कट्टरपंथी संगठन ऐसे भी हैं जो कुछ देशों के प्रॉक्सी के तौर पर काम करते हैं, जैसे ईरान के लिए हिजबुल्लाह और हमास। ऐसे संगठन को देशों की सरकारों से पैसा और हथियार मिलता है।
क्रिप्टो करेंसी की भी कुछ खासियतें हैं जो इसे टेरर फंडिंग के लिए सुटेबल बना देती हैं, जैसे कि इसके जरिए फंड ट्रांसफर बहुत आसान होता है, बैंकिंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक क्लिक पर पैसे कहीं भी भेज सकते हैं, हवाला जैसे कॉम्प्लिकेटेड तरीके की जरूरत नहीं होती, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसके ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं किया जा सकता। ISIS ने बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल करके भी फंडिंग जुटाई, ग्लोबल सपोर्टर्स ने डोनेशंस जुटाए। जरा सोचिए, दुनिया के कोने कोने से लोग चुपचाप टेरर फंडिंग के लिए पैसे भेज रहे थे और अथॉरिटीज़ को भनक भी नहीं लग रही थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी संस्था के कंट्रोल से बाहर रहा है। अगर दुनिया में आतंकवाद को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले इसकी फंडिंग कम करानी होगी, रोकनी होगी। जैसे अगर वॉशरूम से पानी बहकर कमरे में आ रहा हो तो बार बार पानी पोंछने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। पता करना होगा कि पानी लीक कहाँ से हो रहा है और उस जगह को दुरुस्त करना होगा। आज के लिए इतना ही। एपिसोड लिखा था हमारे साथी आकाश ने। आप देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।